तो गुड इवनिंग गाइस। मैं आज ये हम लोग चैप्टर करने वाले हैं बीए ऑनर्स में जिन्होंने जीई ले रखी है अपनी हिस्ट्री की, तो उनके लिए है सेकंड सेमेस्टर की डीकोलोनाइजेशन एंड आफ्टर अल्जीरिया एंड इंडोनेशिया, ये उनका लेसन है। तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ा है, डीकोलोनाइजेशन के बारे में पढ़ा है कि डीकोलोनाइजेशन कैसे हुई थी अफ्रीकन एंड एशियन स्टेट्स में। तो इनमें दो कंट्रीज के नाम बताए हैं, फर्स्ट इज अल्जीरिया एंड सेकेंड इज अल्जीरिया एंड द सेकेंड इज इंडोनेशिया। तो अब हम समझेंगे कि डीकोलोनाइजेशन का पीछे मतलब एक बैकग्राउंड क्या था, कि मतलब कैसे उन्होंने छोड़ा उन कंट्रीज को जो कि उनके गिरफ्त में थी, जो एक तरीके से उनकी कॉलोनी थी, वो उनको क्यों छोड़नी पड़ी, जो फ्रेंच डच वगैरह थे, जो यूरोपियन कंट्रीज थी, उनको क्यों छोड़नी पड़ी। तो डीकोलोनाइजेशन को समझने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेस होती हैं, एक होती है थियोरेटिकल अप्रोच और एक होती है फैक्चुअल अप्रोच। थियोरेटिकल अप्रोच में हमें क्या करना होता है कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, इन सब के आंसर मिलते हैं कि कब क्या चीज कैसे हुई। एंड फैक्चुअल अप्रोच में हमारे पास रियल एग्जांपल होते हैं डीकोलोनाइजेशन के, जैसे कि अब हम इसमें पढ़ेंगे अल्जीरिया और इंडोनेशिया। और एक होती है हमारी कंसेप्शनल अंडरस्टैंडिंग, कि अपने दिमाग को कैसे समझाना है कि क्या हुआ था, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड में हमारे पास क्या आता है कि कैसे उन्होंने शुरू करा और कैसे उन्होंने खत्म करा। तो जो यूरोपियन देश थे, जो जैसे कि फ्रेंच हो गया, डच हो गया, इंग्लैंड हो गया, या आप ब्रिटिश कह लो उनको, तो उन्होंने ट्रेड शुरू करा दूसरी कंट्रीज के साथ, एंड धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी कॉलोनी बना लिया उन लोगों को। उन्होंने किससे से, जैसे कि स्पाइसेस, प्रीशियस मेटल, कॉटन, टेक्सटाइल, इन सब को उन्होंने उनकी ट्रेड चालू करी थी। एंड फिर उनको अंदर मतलब इस ट्रेड को बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने वहां पे अपनी कॉलोनी एस्टैब्लिश कर ली, और इस कॉलोनी एस्टैब्लिश करने को हम लोग सेकेंड फेज ऑफ इम्पीरियलिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंड फेज ऑफ इम्पीरियलिज्म। अब हमारे पास दो रीजन होते हैं कि जो कॉलोनियल रूल था, जो इतने सालों से वो लोग रूल कर रहे थे, तो वो डिक्लाइन क्यों होने लग गया, वो मतलब उनको छोड़ के क्यों जाना पड़ गया। तो इसके दो व्यूज हैं, एक है यूरोसेंट्रिक एंड एक है एक्सेंट्रिक, EXCENTRIC, एक्सेंट्रिक। तो यूरोसेंट्रिक में हमें बताया कि यूरोप से रिलेटेड है, कि यूरोप में बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही थी, जैसे कि ग्रेट डिप्रेशन आ गया था, फर्स्ट वॉर में उनकी हालत खराब हो गई थी, मतलब एक तरीके से जीत भी गए तो भी उनकी इकोनॉमिकली तो कंडीशंस खराब हो गए ना। तो एक तरीके से तो एक यूरोसेंट्रिक था कि यूरोप में जो कुछ हो रहा था, यूरोप जिस चीज से गो थ्रू कर रहा था, उसकी वजह से हमारी कॉलोनीज जो है वो डीकोलोनाइज होनी शुरू हो गई। मतलब जो कॉलोनी बना रहे थे उन्हें, जो ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, डच, ये लोगों ने कॉलोनी बना रहे थे, उनके पास अब इतनी पावर नहीं रही थी कि वो उन कंट्रीज को और झेल सके। ओके। एंड जो एक्सेंट्रिक व्यू है वो ये कहता है कि जो कॉलोनीज के अंदर, जैसे कि इंडिया हो गया या फिर अल्जीरिया हो गया या इंडोनेशिया हो गया, जो उनके अंदर काम हो रहे थे, उनके अंदर प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे, उनकी वजह से जो है उनको छोड़ना पड़ी, उनको डीकोलोनाइज करना पड़ गया। ओके। इन्होंने कोशिश, जो फ्रेंच, डच एंड ब्रिटिश है, इन्होंने कोशिश तो करी थी कि वो लोग अपने अंदर रखें उनको,
फ्रेंच ने करी थी कि वो मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा अपने और जो उनकी कॉलोनीज है वो दोनों चीजों में लागू होगा, अपने अंदर भी और कॉलोनीज के अंदर भी। एंड सेकेंड जो डच है उन्होंने जो मेन लैंड है वो जो कॉलोनीज की मेन लैंड है उनसे ज्वाइन करने की कोशिश की बाय अंडर अ रूल ऑफ क्वीन, मतलब क्वीन सबकी एक रहेगी और तुम हमारे ही देश का पार्ट हो, ऐसे उन्होंने अपने साथ ज्वाइन करने की कोशिश की। एंड द ब्रिटिश ट्राई टू मेंटेन द कॉलोनी एम्पायर इन अफ्रीका, और अफ्रीका में उन्होंने अपनी जो कॉलोनियन उसको मेंटेन करने की कोशिश तो करी थी। ओके, इतना समझ आ गया। ओके, नेक्स्ट वी प्रोसीडिंग टू द व्हाट इज डीकोलोनाइजेशन। अब उसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि आखिर डीकोलोनाइजेशन है क्या। The word decolonization first appeared in 1836 in French Algerian tract, मतलब कि जो 1836 में ये पहली बार आया था फ्रेंच अल्जीरियन ट्रैक्ट में। एंड ये जो है एक न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर को मार्क करता है, मतलब कि एक नया मतलब सेल्फ गवर्निंग स्टेट्स उभर के आएंगे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो डीकोलोनाइजेशन है वो ट्रांसफर ऑफ institutional, legal and territorial control from colonial powers to indigenous people, मतलब कि colonial powers से वो लोग जो लोग वहाँ रहते थे उनके पास पावर चली गई है। तो ये decolonization एक नॉर्मेटिव वैल्यूज की वजह से आया, जैसे कि मतलब नॉर्मेटिव इन द सेंस कि वो प्रूव्ड नहीं है, ठीक है ना, मतलब वैल्यूज हैं एक तरीके से, जैसे कि नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, इक्वालिटी, फ्रीडम। तो ये सब चाहिए थे लोगों को, इसलिए उनको प्रोटेस्ट करे और बहुत कुछ करा, जिससे कि वो जो कॉलोनी है उनको छोड़ के, जो कॉलोनियल पावर्स है उनको छोड़ के चले जाएं। अब जो नेशन स्टेट एज अ पॉलिटिकल यूनिट वाज मोर एक्सेप्टेबल एज इट वाज एबल टू रिफ्लेक्ट द न्यू वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड इंडिपेंडेंस। अब नए नए जो नेशन स्टेट्स आएंगे वो एक तरीके से बेटर फॉर्म है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को इक्वालिटी मिलेगी, फ्रीडम मिलेगा, डेमोक्रेसी मिलेगी, सेल्फ डिटर्मिनेशन मिलेगा। और मतलब इतना सप्रेशन वगैरह होता था कॉलोनियल पावर्स की वजह से, उनकी डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, जिसकी वजह से उनका डिक्लाइन होना शुरू हो गया। अब जो भी ये बातें हैं कि इक्वालिटी, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, ये सब मतलब यूरोसेंट्रिक है। क्यों? क्योंकि इनइक्वालिटी अभी भी सफर करी जाती है, इनजस्टिस अभी भी होती है कॉलोनीज में। वो लोग एक तरीके से अपना स्टैम्प छोड़ गए हैं कि मतलब कॉलोनीज के ऊपर अपना मतलब एक छाप छोड़ गए हैं कि हमने रूल करे थे। ठीक है, अब ये जो डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस है ये जल्दी जल्दी बढ़ने लग गया आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। ये हमें कैसे पता चलता है कि जो यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप थी जब वो बना था तब उसकी मेंबरशिप थी 51, और विद इन 20 इयर्स 1965 में उसकी मेंबरशिप हो गई 117। 20 साल में उसकी इतनी सारी बढ़ गई, मतलब हाफ से भी ज्यादा बढ़ गई उसकी मेंबरशिप यूनाइटेड नेशन की। ओके, तो यहाँ हमारा होता है कि ये डीकोलोनाइजेशन क्या होता है। अब व्हेन डीकोलोनाइजेशन स्टार्टेड, डीकोलोनाइजेशन स्टार्ट कब हुई? डीकोलोनाइजेशन हमने पढ़ा कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 वो उसने पेस ज्यादा पकड़ ली थी, मतलब कि इंडिया था जब वो ब्रिटिश से इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिपेंडेंस मिला तो वो फर्स्ट था, उसके बाद औरों का होना शुरू हो गया। जो डच है वो ईस्ट इंडीज में हार गया इन
1949। जो ब्रिटिश है उन्होंने क्विट कर दिया इंडिया को इन 1947। जो फ्रेंच है उन्होंने मिलिट्री डिफीट फेस करी कहाँ, ग्रीन बियन फू में इन 1954। तो ये उनका शायद पहला था। हाँ ओके। उसके बाद अब जो जब ये डीकोलोनाइजेशन हो रही थी तो बहुत से हमने वायलेंट अफेयर्स भी देखे कि मतलब कि डीकोलोनाइजेशन के अगर अच्छे इम्पैक्ट थे तो उसके बुरे इम्पैक्ट भी थे। जैसे कि हमने पार्टीशन देखा इंडिया का 1947 में, अल्जीरिया वॉर देखी हमने 1954 से लेकर 1962 तक, हमने इंडोनेशिया की वॉर देखी 1946 से लेकर 1954 तक, bloody violence in Indonesia in 1945 to 49। फिर हमने कोरियन वॉर देखी 1950 से 53 तक। वह बहुत ज़्यादा वायलेंस हो गया डीकोलोनाइजेशन के प्रोसेस में भी। ओके अब हमारे आती है द अल्जीरियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये वर्ल्ड का मैप है। हाँ जी। तो अब आती है अल्जीरियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अल्जीरियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को पढ़ने के लिए हमें पहले उसका बैकग्राउंड भी जानना पड़ेगा कि उसको पहले कैप्चर कैसे करा और फिर उसको कॉलोनी कैसे बनाया। तो 1830 में फ्रेंच ने उसको अपनी कॉलोनी बना ली थी। बहुत ही वायलेंट था वो भी, ब्लडी था वो भी। और जो अल्जीरिया है उसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत थी फ्रेंच के लिए। इसकी मदद से वो ऑटोमन तो टर्किश अंपायर के ऊपर एक अपर हैंड ले सकता था। एंड इसको एक कॉलोनी ना घोषित करते हुए फ्रेंच ने इसको एक अपना ही मेनलैंड का पार्ट घोषित कर दिया था कि ये मेट्रोपॉलिटन फ्रेंच में आता है, फ्रांस में आता है। इसकी वजह से बहुत सारे जो फ्रेंच हैं वो वहाँ फ्रेंच पीपल हैं वो लोग वहाँ अल्जीरिया में सेटल हो गए। एंड जो ये फ्रेंच सेटलर्स थे और जो वहाँ के नेटिव पीपल थे वो लोग डिफरेंट ट्रीट करे जाते थे। तो एक तरीके से यहाँ पे रेशियलिज्म आ गया, मतलब कि डिफरेंट ट्रीटमेंट होती थी उन लोगों की। जो सिविल और जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनको मिलते थे जो फ्रेंच सेटलर्स थे। अल्जीरियंस को कुछ नहीं मिलता था और मतलब राइट्स नहीं मिलते थे। The population of Algeria was diverse in nature as it comprised of Berber, Arabs and Turks। वहाँ पे बर्बर, अरब्स एंड तुर्क्स रहते थे तो उनकी कंपोजिशन बहुत डाइवर्स थी। जो फ्रेंच उन पे एक तरीके से रेजिस्टेंस करता था तो उससे एक उन डाइवर्स पॉपुलेशन को साथ आने का मौका मिला और एक नेशन बिल्डिंग का थॉट उनके माइंड में आया कि मतलब कि एक नेशनल आइडेंटिटी आई। ये नहीं है कि हम लोग अलग अलग हैं, एक नेशनल आइडेंटिटी आई। ओके तो जो अल्जीरियंस हैं वो 3 ब्रॉड कैटेगरीज में बांटे गए हैं 1930s तक। 3 ब्रॉड कैटेगरीज। ओके बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट परसेप्शंस रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस। उनकी डिफरेंट परसेप्शंस थे इंडिपेंडेंस को लेके। कैसे कैसे थे अभी बताते हैं। फर्स्ट ग्रुप वाज लेड बाय मेसाली हज। मेसाली हज MESSALI मेसाली हज HADZ हज who wanted to restore the independent state of Morocco, Tunisia and Algeria। ये इन तीनों स्टेट को, यहाँ पे आपको टूनिशिया दिख रहा है और मोरक्को यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये रहा टूनिशिया और ये रहा अल्जीरिया। इन तीनों को वो इंडिपेंडेंट करना चाहती थी। ओके द सेकेंड ग्रुप वॉज ऑफ नेटिव अल्जीरियंस। जो दूसरा था ये तो मिसाली का था, मिसाली हज का। The second group was by the natives।
उसके बाद जो नेटिव्स थे distinctly classified as Arabs ही थे वो mostly, who saw French occupation as a threat to their culture and an effort यूरोपियनाइज है, मतलब कि वो एक अपने कल्चर के लिए उसको बुरा मानते, बुरा क्या मतलब एक ऐसा था कि उनको हार्म कर रहे हैं उनके कल्चर को फ्रेंच रूल, तो उनको यूरोपियनाइज करने की कोशिश कर रहा है, अपने में ढालने की कोशिश कर रहे हैं। और जो थर्ड ग्रुप था वो था फिराहत अब्बास, लीडर थे इसके, फिराहत FERHET, फिराहत अब्बास, ABBAS, फिराहत अब्बास, ideal French of who distinguished between ideal French of liberty, equality and fraternity and the European settlers in Algeria. तो इस ग्रुप का मानना था कि जो अल्जीरिया है वो फ्रेंच के साथ ही रह सकता है, एक आइडियल फ्रेंच बन सकता है वो भी, और वो अब इस्लाम को भी फॉलो कर सकता है फ्रेंच में रहते रहते, दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं क्योंकि उनके पास लिबर्टी है कि वो क्या करना चाहते हैं। ओके, तो थर्ड ग्रुप का ये मानना था। नेक्स्ट जो है, जो टू फ्रेंच ग्रुप थे, एक पीटेंस विशी फ्रांस जो कि एक्सिस पावर के साथ था, और एक फ्री फ्रांस जो कि फ्री कराना चाहता था फ्रांस को। विशी फ्रांस कौन सा है, जो कि चाहता है कि यूरोपियंस का रूल हो नॉन यूरोपियन कंट्रीज में। तो इन दोनों ग्रुप्स के बीच में बहुत लड़ाई होने लग गई, और अब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके बाद जो फ्रांस था वो बहुत ज़्यादा डिवास्टेटेड था, उसकी इकोनॉमी पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था, तो उसको अपनी इकोनॉमी पे रिकवर करनी थी, जिसके लिए वो अपनी कॉलोनीज की तरफ दिख रहा था। पर आफ्टर द वॉर जो कॉलोनीज है वो भी एक हाई पे थी कि नहीं अब तो हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, अब हमें नहीं रहना है किसी की उसमें जो गिरफ्त में या किसी का एक्सप्लॉयटेशन अब हमें नहीं सहना है। तो बहुत हाई पे थी जो मिसाली हद्स है, और जो फिराहत अब्बास है उनके द्वारा मैनिफेस्टोज भी चलाए गए, मैनिफेस्टोज भी बांटे गए, और उसके बाद बहुत इकोनॉमिक प्रॉब्लम और जो पोस्ट वॉर इंडिपेंडेंस है, इन दोनों ये दोनों मिल गए दोनों तरफ से। उसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी फ्रांस की, और उनको पोस्ट इंडिपेंडेंस चाहिए थी, पोस्ट वॉर इंडिपेंडेंस चाहिए थी, तो इसकी वजह से क्लैशेस हुए एक टाउन में जिसका नाम था सेटेफ, कब मई 1945 में। ओके, अब जो अल्जीरियंस है वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर हो, और जो यूरोपियन कम्युनिटी है वो नहीं चाहती थी कि वो दबे, मतलब एक तरीके से उनका डोमिनेंस कम हो अल्जीरिया में। जो फ्रेंच है वो वॉर की वजह से कमजोर हो गए थे और रेडिकल चेंजेस नहीं ला सकते थे अपनी ओवरसीज टेरिटरी में, मतलब जिनके साथ वो लैंड कॉन्टेक्ट में नहीं है उनके साथ वो रेडिकल चेंजेस नहीं ला सकते थे, वो बहुत वीक हो चुके थे। अब जो ये फ्रेंच वीक हो गए हैं और जो ये अल्जीरियंस की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई हैं एंड यूरोपियन ट्रांजिशंस कंबाइन टुगेदर, इनकी वजह से अब जो वो था वॉर की सिचुएशन अब वो बढ़ गई है, मतलब कि वॉर के ग्राउंड्स बढ़ गए हैं, और द यंग अल्जीरियंस आफ्टर बीइंग मोटिवेटेड बाय द पॉलिटिकल, अब जो यंग पीपल हैं वो उनके आसपास का माहौल देख के, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर देख के अब वो भी चाहते हैं, उन्होंने भी क्या फॉर्म कर लिया है, फ्रंट दे लिबरेशन नेशनल, इसको हम लोग इंग्लिश में नेशनल लिबरेशन फ्रंट बुलाएंगे, और इसका FLN होगा शॉर्ट फॉर्म। ओके, क्योंकि फ्रेंच अल्जीरिया में मतलब उल्टा हो जाएगा, FLN है तो NLF, नेशनल लिबरेशन फ्रंट। ओके, उसके बाद
इसने ही जो जो ये FLN है, इन्होंने ही पूरी की पूरी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी, शेप करी मतलब उसको एक तरीके से। अब जो FLN वांटेड टू ऑर्गेनाइज न्यू अल्जीरिया अराउंड सोशलिस्ट प्रिंसिपल, जो अल्जीरिया है वो चाहती थी क्या हो कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे बना है हमारा जो देश बने, कि सबका भला हो। The violence escalated when French government refused to grant equal status to Algerians just like Europeans. जब कश्मकश होने लग गई एक तरीके से, कहते हैं वायलेंस होने लग गया, जब फ्रेंच ने मना कर दिया कि नहीं हम लोग तुम्हें कोई राइट्स नहीं देंगे, और इसकी वजह से हमारे आर्म्ड स्ट्रगल होने लग गए फ्रेंच गवर्नमेंट में। ओके, अब हमें पढ़ना है कि ग्रोथ ऑफ वायलेंस, वायलेंस कैसे ग्रो हुआ अल्जीरिया में। अब जो ग्रुप्स चाहते थे कि अल्जीरिया बिल्कुल फ्री हो, वो थे ये MTLD, मूवमेंट फॉर द ट्रायम्फ ऑफ डेमोक्रेटिक लिबर्टी, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, रिवॉल्यूशनरी कमिटी फॉर यूनिटी एंड एक्शन। ये वो ग्रुप्स थे जो चाहते थे कि अल्जीरिया फ्री हो जाए। जो ये MTLD है, उसकी एक अंडरग्राउंड पैरामिलिट्री विंग थी जिसका नाम था ये स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और जो दूसरा ग्रुप था उसका नाम ये है CRUA, दैट इज रिवॉल्यूशनरी कमिटी फॉर यूनिटी एंड एक्शन। जो ये रिवॉल्यूशनरी कमिटी है, ये जो है FLN की जो आर्मी थी, जो आर्मी ऑफ लिबरेशन नेशनल, मतलब ALN नाम था उसका आर्मी का, जो FLN के अंदर है, तो उसको जो मेंटेन करती थी वो थी CRUA। ओके, अब जो FLN है उन्होंने 30 अटैक्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अल्जीरिया, उन्होंने 30 डिफरेंट जगहों पे अपने अटैक्स करे। कब? 1 नवंबर 1954 में उन्होंने 30 अटैक्स करे। अभी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था कि एक टाउन में अटैक करा था, वो कौन सा ईयर था? 1945। ओके, इसके बाद जो उन्होंने ये 30 अटैक्स करे, इसमें उन्होंने पुलिस स्टेशंस को, फ्रेंच सिविल सर्वेंट्स को, स्टेट ऑफिशियल्स को, इन सबको अपना टारगेट बनाया। ओके, अब जो ये इन्होंने अटैक किया, इसकी वजह से फ्रेंच गवर्नमेंट इंस्टिगेट हो गई कि वो इसके खिलाफ कोई एक्शन ले, एंड उन्होंने पैरामिलिट्री ट्रूप्स भेज दिए इन एरियाज में इन अटैक्स कंट्रोल करने के लिए। फ्रेंच गवर्नमेंट और जो ये रेजिस्टिंग ग्रुप्स थे, इनके बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट थे वो कब तक चले? जुलाई 1962 तक। उसके बाद बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो गया था, बहुत सारे लोग मारे गए, मिलियंस ऑफ लोग मारे गए। फोर्थ रिपब्लिक ऑफ France was annihilated and Europeans who were settled here were forced to go into permanent exile. फोर्थ रिपब्लिक यहाँ पे उनका बन गया, जो फ्रांस का था, और जो वहाँ पे यूरोपियंस रहते थे, जो फ्रेंच पीपल वहाँ रहते थे, उनको परमानेंट एग्जाइल में भेज दिया गया कि वो वहाँ से निकल जाएं। तो जो फ्रेंच अल्जीरियन वॉर थी वो एक तरीके का कॉम्बिनेशन थी conflict between FLN and Algerian nationalist group, और वो फ्रेंच आर्मी और FLN and फ्रेंच आर्मीज क्लैश विद इन बोथ कंट्रीज, मतलब एक गोरिल्ला वॉर थी वो फ्रेंच आर्मी और FLN की आर्मी के बीच की। जो फ्रेंच अल्जीरियन वॉर की बात हो रही है ये, तो वो उसमें बहुत सारे तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स थे।
जो FLN के एक्शंस थे वो एक तरीके से टेररिस्ट एक्शन माने बताए गए, लेबल करे गए, एंड फ्रेंच पावर फर्दर रिटेलिएटेड अगेंस्ट इट। और जो फ्रेंच की गवर्नमेंट है उन्होंने इसके खिलाफ रिटेलिएट भी करा, पर फिर भी जो FLN है वो बहुत सारे उन्होंने अटैक करते रहे और colonial rule से स्ट्रगल करते गए, where violence remained prominent and as a mean to break any moderation। वायलेंस भी उन्होंने सफर करा ताकि उन्हें एक अपनी आजादी मिल जाए। ओके, अब कैसे कैसे वायलेंस हुए, बैटल ऑफ अल्जीरियंस हुआ जो कि एक तरीके से अर्बन टेररिज्म था। जो बैटल ऑफ अल्जीरियंस था एक तरीके से अर्बन टेररिज्म था, और कहाँ पे हुआ था? अल्जीरी में, ALGIERS, जो कि अल्जीरिया का कैपिटल था। अब जो ये वॉर हो रही थी इसका इम्पैक्ट हमारे फ्रेंच पे भी पड़ रहा था। फ्रेंच में पेरिस में 2 गवर्नमेंट इसकी वजह से गिर गई, टॉपल हो गई। अब जो है, जो ALN है, जो हमने बताया कि FLN की आर्मी थी जिसको मेंटेन CRUA कर रहा था, उसने अटैक कर दिया मिसाली हद्स में के सपोर्टरों पे 1957 में मेलाउजा में। अब इससे हमें पता चल गया कि विद इन ही उनके उनके मतलब अल्जीरियन के अंदर भी ग्रुप्स में भी दिक्कतें हैं, मतलब कि झगड़े हैं। और लेकिन अल्टीमेटली जो अल्जीरियन नेशनलिज्म है वो FLN से डिफाइन होती है। जैसे कि हमारे में भी इतने सारे ग्रुप थे पर डिफाइन वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से होती है। ये ऐसे ही इधर भी बहुत सारे ग्रुप थे अल्जीरियंस में, पर वो डिफाइन किससे होती है? FLN से। ओके, फ्रेंच गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश करे कि वो ये अल्जीरियंस को जाने दे, मतलब कि उनकी डिमांड्स को जाने दे। एक बहुत ही फेमस जो लीडर्स थे उनकी वो चलाना में रह गया, मेरा पिक्चर लगानी रह गई मेरी, तो उनका नाम था वो वाले GAULLE। ओके, तो इन्होंने भी बहुत ट्राई करा था कि फ्रेंच मान जाए, पर एंड में जब वो नहीं मानी तो बहुत ही बड़ा बैकलैश हो गया। ओके, जिसकी वजह से उन्हें एट द एंड इंडिपेंडेंस मिली गई, पर बीच में एक इंसिडेंट और हुआ, वो था OAS का। OAS क्या है? OAS एक जो वहाँ पे यूरोपियन सेटलर्स थे उनके द्वारा बनाई हुई पार्टी या ग्रुप कह सकते हैं। इनके साथ भी बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ था अल्जीरिया में, और ये नहीं चाहते थे बिल्कुल भी अल्जीरिया को छोड़ना, और इनका पूरा मानना ये था कि हम अल्जीरिया में ही रहेंगे और अल्जीरिया आज़ाद नहीं हो सकता है। तो इसकी वजह से OAS और FLN में बहुत ज़्यादा बैकलैश हुआ, मतलब कि लड़ाई हुई, वायलेंस हुआ, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स हुए, डैमेज हुए, जिसकी वजह से बहुत सारे यूरोपियन सेटलर्स ने छोड़ भी दिया। फ्रांस के लोगों ने छोड़ दिया अल्जीरिया को, और ऐसे आते आते हम लोगों को 1 जुलाई 1962 में अल्जीरिया वाज डिक्लेयर्ड एन इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट। ओके, जो अल्जीरिया है वो आज़ाद तो हो गया, पर ये हमें दिखाता है कि कितना डायनामिक प्रोसेस ये होता है डीकोलोनाइजेशन का। और वो आज़ाद तो हो गया पर वो स्टिल वो एक इम्पोवराइज रह गया, और ड्रेन मतलब कि बिल्कुल खाली हो चुका था, उसमें कुछ बचा नहीं था। फ्रेंच की एड्स आती थी उसके पास ताकि वो थोड़ा सा सुधरे, मतलब उस स्टैंडर्ड बढ़े उसका, पर क्या कहते हैं, इसकी वजह से बहुत सारे अल्जीरियंस जो है वो फ्रेंच की तरफ मूव कर गए, मतलब फ्रेंच में शिफ्ट हो गए, फ्रांस में शिफ्ट हो गए।
अल्जीरिया की कंडीशन को देखते हुए। और एक तरीके से जो ये फ्रेंच और अल्जीरिया वाला था, उससे उसका एक्सपीरियंस अब वो पीस का, उसमें अब जो अल्जीरिया है वहाँ पे अब पीस ना ही वॉर से पहले थी ना ही वॉर के बाद रही है। एक ऐसी सिचुएशन बन गई है जो FLN जो हमारी पार्टी थी वो भी अब इंटॉलरेंट बन गई है। जो प्लूरलिस्टिक नेचर है सोसाइटी का, मतलब कि इतने तरीके के लोग वहाँ पे रहते हैं, तो वो नेचर अब वो FLN सहन नहीं कर रही है। और अभी भी वॉयलेंस वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में भी। तो यहाँ हमारा अल्जीरिया फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इंडोनेशिया के बारे में बताऊंगी, और आप इसको जाके रीड आउट करना, जो भी आपकी टीचर्स ने आपको मटेरियल दे रखा हो अल्जीरिया के ऊपर। श्योर कि आपको वो समझ आ जाएगा। कमेंट कर देना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, कुछ समझना हो तो।